चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक जो है वो है नहीं, वो था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जब मैं आपको सारी अकाउंटिंग बताता तो मैं वहां पे एक वर्ड यूज करता रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बता दूंगा, जो कि बहुत ईजी है, दोनों एक क्लास के अंदर ओवर हो जाएगा। आज की क्लास का टाइमिंग हम मोस्टली किसको देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखेंगे, उसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे, उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे और इन डेप्थ सीखेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूं बेटा। जैसे ही हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो सबसे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्या, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करना आप लोग, और आपको सारी अकाउंटिंग धीरे धीरे समझ में आएगी और आपकी नजरों के सामने सब कुछ आपको मूव होते हुए नजर आएगा। अगर आप और मैं पार्टनर्स हैं और आपस में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज करेंगे तो फ्यूचर में किसी को बेनिफिट होगा, है ना, किसी को कोई एडवांटेज होगा और डिसएडवांटेज होगा। मतलब अब किसी को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और किसी को कम प्रॉफिट मिलेगा। तो फ्यूचर में अब किसको क्या मिलने वाला है, उसके लिए हम एक रेशियो निकालते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है, और उसी के बेस पे हम क्या करते थे कि भाई अब फ्यूचर में अगर मान लो पहले आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता था और अब आपको फ्यूचर में कम प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले आपका शेयर ज्यादा था, 3:2 में 3 आपका शेयर था, 2 मेरा शेयर था, लेकिन चेंज करने के बाद हमने इसे इक्वल कर दिया। तो इक्वल करने की वजह से अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा बराबर मिलेगा। तो अब आपका पहले जो ज्यादा शेयर था अब वो कितना हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो फ्यूचर में कब जो प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है, तो क्या आप वो प्रॉफिट मुझे फ्री में दोगे? आप वो प्रॉफिट मुझे कभी भी फ्री में नहीं दोगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक अकाउंटिंग पढ़ी, रेशियो हमने निकाला, लेकिन वो फ्यूचर का जो प्रॉफिट मुझे एक्स्ट्रा मिलने वाला है, क्या आप मुझे फ्री में दोगे? फ्री में नहीं दोगे, वो प्रॉफिट मुझे खरीदना पड़ेगा, और उसको खरीदने के लिए मैं आपको किस चीज की पेमेंट करता हूं? आप पहले खुद को आंसर करो और उसके बाद आंसर सुनना। आप मे भी अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज याद रखना वो फ्यूचर का प्रॉफिट जो अब फ्यूचर में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, उसके लिए मैं अब आपको आज के दिन में मैं आपको गुडविल की पेमेंट करूंगा, सिर्फ उतने पोर्शन के लिए जितना पोर्शन मैं खरीद रहा हूं और जितना पोर्शन मुझे अब फ्यूचर में एक्स्ट्रा मिलेगा, सिर्फ उतने पोर्शन की गुडविल की मैं पेमेंट करूंगा। क्योंकि बाकी का गुडविल जो है वो आपके पास आपके नाम से रहेगा, और कुछ गुडविल ऑलरेडी मेरे नाम से था तभी तो मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ करता था। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि भाई फ्यूचर में अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट को खरीदो और उसके लिए आपको गुडविल की पेमेंट करनी पड़ेगी, और गुडविल की हमने अकाउंटिंग सीखी थी। इसके बाद मैंने बताया था कि चलो फ्यूचर में तो अब ऐसा होगा, लेकिन आज तक जो हमने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, आज तक जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया है और अक्यूमुलेट प्रॉफिट है या फिर रिजर्व का पोर्शन है, ये भी तो हमने पुराने पार्टनर्स ने पुराने रेशियो के में ही अर्न करा था ना। उसके अंदर राइट कैसा है, वो जो पुराने पार्टनर्स है यानी कि आप और मैं पुराने रेशियो में है, यानी कि 3:2 में हमारा अधिकार है उसके ऊपर। ठीक है, तो हम क्या किया करते थे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे, जो भी हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था या फिर कोई लॉस का पार्ट था। ऐसा क्यों करते थे? सो दैट कि फ्यूचर में जाके किसी को एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज ना मिले। भाई उस प्रॉफिट के अंदर तुम्हारा ज्यादा हिस्सा था, मेरा कम था, अगर हम उसे अभी नहीं बांटते और वो फ्यूचर में बढ़ता तो अब दोनों को बराबर मिलता, यानी कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाता और तुम्हारा कम हो जाता। उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर हमने इसी के रिगार्डिंग एक और चीज पढ़ी थी कि अगर हम ये चाहते हैं कि पीछे का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो एज इट इज फ्यूचर में नजर आता रहे, हम उसे बांटना नहीं चाहते थे, तो उसके लिए हमने 2 तरीके की अकाउंटिंग सीखी थी। और 2 तरीके की अकाउंटिंग में जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, एक में तो एक एंट्री पास करते थे कि 2 तरीके की जर्नल एंट्री पास होगी, यानी कि पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दो और नए पार्टनर से नए रेशियो में मंगा लो। एक हमने ये सीखा था। दूसरी अकाउंटिंग हमने सीखी थी कि एक काम करो, आप जनरल रिजर्व जो है ना, आप उसको टच मत करो, आप उसको सीधे सीधे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। हमने ये बात सीखी थी, है ना। तो 2 एंट्री का नेट इम्पैक्ट जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से आ जाएगा, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है,
अब आते हैं हम एक अगले टॉपिक के ऊपर। क्या भाई, हमने प्रॉफिट भी खरीद लिया, पुराना प्रॉफिट रिजर्व जो था उसको भी हमने एडजस्ट कर लिया, लेकिन एक बात बताओ, जो हमारे लैंड और बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग हो गए, लाइबिलिटीज हो गए, उसके अंदर उसकी वैल्यूज में भी तो हो सकता है कि चेंजेस आए हो, है ना। तो उसकी वैल्यू में जो चेंजेस आए होंगे उसकी वजह से जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, उसको भी एक काम करते हैं ना, हम पुराने रेशियो में पहले बांट लेते हैं, सो दैट कि फ्यूचर में जाने के बाद किसी को एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना मिले, ठीक है ना। तो यही टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या कि हमारे जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं इनकी फिर से हम कीमत लगाएंगे, इनको एक बाहर से वैल्यूअर्स बुलाएंगे और कहेंगे कि आप इनकी कीमत लगाओ। अगर कीमत बढ़ी है तो अच्छी बात है, प्रॉफिट है, घटी है तो भाई हमारे लिए क्या है, एक लॉस का पार्ट है। मैं एसेट्स के बारे में बात कर रहा हूं, हाँ। लेकिन अगर हाँ लायबिलिटी अगर बढ़ी है तो भाई नुकसान है, और ये घटी है तो हमारे लिए क्या है, फायदा है। तो उसकी हम अकाउंटिंग सीखेंगे, और उस अकाउंटिंग को हम कहां पे करते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, इन सब की हम रिवैल्यूएशन करते हैं। वैल्यू का मतलब कीमत, रिवैल्यू का मतलब फिर से कीमत लगाना। तो हम इन सबको रिवैल्यू करते हैं, फिर से इनकी कीमत लगाते हैं, ठीक है। और लायबिलिटीज का हम रीअसेसमेंट करते हैं। अगर एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में बन के आ जाए तो सही जगह पे सही फिलअप्स भरना, यानी कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। भाई प्रॉपर्टी की कीमत लगाओगे, लायबिलिटी की कीमत नहीं, उसको फिर से रीअसेस किया जाता है, उसका अनुमान लगाया जाता है कि हाँ एग्जैक्टली इतनी लायबिलिटी है भी या नहीं है, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स को एकदम क्लियर अलग अलग समझना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, भाई एसेट का मतलब क्या होता है और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। कई बार एसेट का मतलब बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं और लायबिलिटी का मतलब गड़बड़ कर जाते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। बेटा एसेट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी आपकी संपत्ति, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर अप एंड डाउन आएगा, हम सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, देखो कैश और बैंक का तो अलग अकाउंट होता है, उसको हम टच नहीं करेंगे। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, ये अप एंड डाउन होंगे, और डेटर के अंदर प्रोविजन हो सकता है, तो इसके ऊपर तो हमें डिटेल में एक तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो इस साल बोर्ड में भी आया था, और मोस्टली बच्चों ने 99% बच्चों ने उसे गलत किया था, है ना। तो अभी मैं इसकी बात छोड़ता हूं, लेकिन हमें ये बता देता हूं, ये भी हमारे एक एसेट है, इसकी भी वैल्यू में अप एंड डाउन आएगा तो हम उसे कहां पे नोट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कई बच्चे ना इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। भाई फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स जो होता है ये हमारा लॉस का पार्ट होता है एक तरीके से, या फिर एक ऐसा खर्चा जिसको अभी हमने राइट ऑफ नहीं किया है, ठीक है। तो याद रखना, अगर इसकी वैल्यू घटती है तो हम इसे कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं शो करते हैं, ये हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सीधे चला जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से लॉस का पार्ट है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीधे जाके इसकी जर्नल एंट्री पास होगी। याद रखना, इसको हम कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। गुडविल भी सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है, इसको अभी हम डिटेल में पीछे समझ चुके हैं। इधर आते हैं कैपिटल, भाई कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं, यहां से क्रेडिटर्स की वैल्यू में अगर अप एंड डाउन आएगा तो वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बच्चे इतने घोंचू होते हैं, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है ये हमारा रिजर्व का पार्ट है, ये लायबिलिटी नहीं होती। याद रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने लिखा है, भाई ये प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। अगर मान लो इसके अंदर कुछ चेंजेस आता है तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, अगर कोई लायबिलिटी होती है तो पहले इसको चेक करना पड़ता है, इसका एक अलग से टॉपिक बनता है, उसको वहां पे हम समझेंगे। लेकिन वो आंख बंद करते हैं, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, वो घुमा फिरा के सारी चीजें ले जाके कहां लिख देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो कि गलत होता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है कि कब आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट क्लास हम उसी के ऊपर करेंगे। अब आता हूं मैं जनरल रिजर्व में। बेटा जनरल रिजर्व प्योर हमारा प्रॉफिट का पार्ट होता है। मैंने भी कहा था ना, बच्चे घोंचू होते हैं। भाई ये प्रॉफिट का पार्ट है, लायबिलिटी नहीं है, ये प्रॉफिट का पार्ट है, सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाके पार्टनर्स में बट जाएगा। लेकिन कई बच्चे इसे क्या करते हैं, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाके इसको नोट कर देते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल 100% गलत होता है। वहां से इसकी अकाउंटिंग करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आप ऐसी मिस्टेक नहीं करना, उम्मीद करता हूं मैं। एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब है कि अगर आपके एसेट्स में अप एंड डाउन आया है तो
और लायबिलिटीज में अप एंड डाउन आया है तो सिर्फ हम उसको कंसीडर करेंगे, इसके अलावा कुछ और कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, कई सारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी होती हैं। सर मतलब कई बार ऐसा क्या होता है कि हमारे पास कोई एसेट होता है लेकिन धीरे धीरे बुक से हम उसको राइट ऑफ कर चुके हैं, लेकिन जब हम आपस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म करते हैं, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ होता है, तो हम सर्वेयर्स को बुलाते हैं, इंजीनियर्स को बुलाते हैं, अपनी मशीन को सारा चेक करवाते हैं, और जब वो मशीन को चेक करता है इंजीनियर तो ये बताता है कि इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है या फिर मार्केट में अभी इसकी कीमत इतनी हो सकती है, आप बिक सकती है ये, या फिर इसकी वैल्यू कम हो गई है। ठीक उसी तरीके से कुछ हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं। अनरिकॉर्डेड क्यों है? हो सकता है कि हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाकर किताबों से हमने पूरा उसे राइट ऑफ कर चुके हैं। भाई 10 लाख की मशीन थी और हर साल 20% का डेप्रिसिएशन लगाते थे, 5 साल में उसकी वैल्यू नील हो गई, मशीन वैसे ही काम कर रही है। अभी मशीन को 5 साल की वैल्यू में मैंने डेप्रिसिएशन करके खत्म कर दिया, अब वो बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रही है, लेकिन मशीन रखी पड़ी और एज इट इज वो वर्क कर रही है। तो इंजीनियर आएगा तो कहेगा कि भाई साहब ये भी अभी आपके पास पड़ी हुई है, आप इसकी फिर से कीमत लगाओगे तो ये इतने में जाएगी। तो वो एक तरीके से अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अब उसको हम किताबों में फिर से नोट करेंगे, तो ये एक हमारा प्रॉफिट का पार्ट बनता है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से कई बार लायबिलिटीज होती हैं। अच्छा, लायबिलिटीज कैसे हो सकती हैं? भाई हो सकता है कि कुछ क्रेडिटर थे, उन्होंने कई दिनों तक पैसे की डिमांड नहीं करी तो हमने उनको क्या कर लिया, रिटर्न बैक कर दिया, और हमने मान लिया कि भाई प्रॉफिट हो गया, अब ये पैसा हमें देना नहीं पड़ेगा। पता चला अचानक से एक दिन उठकर आपके कहता है मेरे पैसे निकालो। ठीक है, तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। उसे हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड क्यों थी? क्योंकि हम उसे राइट बैक कर चुके थे, कई दिनों तक उसने पैसों की डिमांड नहीं करी, पूरा साल भर बीत गया, 1 साल के बाद वो वापस आ गया। ठीक है, और वो कहने लग गया कि मेरे पैसे निकालो। हमें लगता था कि भाई 3 महीने का टाइम मिला था और अब तो 9 महीने और एक्स्ट्रा हो गए और किसी ने पैसे ही नहीं मांगे, तो अब तो ये पैसे मांगेगा नहीं, हमने प्रॉफिट मान लिया था। अब उस लायबिलिटी को फिर से हमें नोट करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं और हम जर्नल एंट्री पास करना इसके शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, सबको पता है, क्या चीज पता है कि हमारे जो एसेट्स होते हैं, क्या जो एसेट्स होते हैं इनका जो नेचर है वो होता है डेबिट। बहुत ध्यान से सुन के रहना। ठीक है। और जो हमारी लायबिलिटीज है, क्या जो लायबिलिटीज है इनका नेचर होता है क्रेडिट। सबको अच्छे से पता है। अगर लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, अगर ये इंक्रीज हो रही है, अगर लायबिलिटीज का नेचर है क्रेडिट, अगर ये बढ़ेगी तो हम इसको क्या करेंगे? सर बढ़ेगी तो हम इसे और क्रेडिट करेंगे। अच्छा, अगर ये घटेगी तो क्या करेंगे? सर घटेगी तो हम इसको डेबिट करेंगे। एसेट्स जिसका नेचर डेबिट है, एसेट्स का नेचर डेबिट, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट। एसेट्स का नेचर डेबिट है, अगर हमारे एसेट्स बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? सर इसको हम और डेबिट करेंगे, और अगर ये घट रही है तो सर हम इसको क्रेडिट करेंगे। बेटा एक इस चीज को तो हमेशा याद रखना, इस चीज को कभी नहीं भूलना, इसे भूलोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होएगा, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, एक तो इस बात को याद रख लेना। अब आगे ध्यान से सुनना, अब हमारी जर्नल एंट्री एक बार में फिनिश हो जाएगी। कैसे? भाई हमारी कोई भी एसेट्स है जिसका नेचर डेबिट है, और अगर हमारी संपत्ति बढ़ेगी तो हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कहोगे सर प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए प्रॉफिट है। हाँ बेटा, अगर आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है और वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो हमारी जब प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो बढ़ेगी प्रॉपर्टी, तो हम प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? सर अगर हमारी प्रॉपर्टी बढ़ेगी ना तो हम क्या करेंगे? हम प्रॉपर्टी को और बढ़ा देंगे, हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। हमारे एसेट्स डेबिट हो रहे हैं। ठीक है ना बेटा, डेबिट तो आपने इसको कर दिया, क्रेडिट किसको करोगे? तो बेटा यहाँ पे हम पर्टिकुलरली एक अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट का नाम क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर याद रखना, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है ना। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ बेटा? जो P&L अकाउंट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, को कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक उसी तरीके से हमारा ये क्या नाम है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमारा कौन सा अकाउंट होता है? ये एक हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को शो करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे ब्लू पेन से। कहां गया पेन? ये रहा। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, आप इसको याद रखना। क्या?
रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इतनी बात याद रखना। सेकंड, इसको हम कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे? हम इसको डेबिट करेंगे और इसको हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट कब करेंगे? जब भी कोई लॉस होगा। क्रेडिट कब करेंगे? जब भी कोई प्रॉफिट होगा। इतनी बात याद रखना। और जर्नल एंट्री अब धड़ल्ले से तेजी से बनाते हुए हम चलेंगे। देखो, एसेट्स अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट, और एसेट बढ़ता है तो एसेट बढ़ने के लिए हम एसेट को डेबिट करते हैं। सेकंड थिंग, इसका इंपैक्ट, अब ये हमारे लिए प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन को हम करेंगे क्रेडिट। यहां पे आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इन केस ऑफ इंक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जर्नल एंट्री ये हो जाएगी। अच्छा, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, अभी मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर एसेट्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? तो याद रखना, एसेट्स हमारे गिरेंगे तो एसेट्स का नेचर डेबिट है, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको तो करेंगे क्रेडिट। लेकिन एसेट्स के गिरने की वजह से क्या होता है? अगर एसेट हमारा गिरेगा, हमारी प्रॉपर्टी अगर कम हो रही है तो प्रॉफिट और लॉस, सर वो तो लॉस है, तो हम क्या करेंगे? लॉस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। यहां की एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना, टू एसेट्स अकाउंट। अब देख लो आप, अगर प्रॉफिट होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अगर लॉस हो रहा है यानी कि वैल्यू घट रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड एक चीज और इसके साथ डिस्कस करते हैं। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, यानी कि वो एसेट्स को हमने किताबों में नोट ही नहीं कर रखा, हमें पता ही नहीं उसके बारे में, लेकिन अचानक से पता चलेगा, अब नोट करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, आपके हिसाब से आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पता चला आपके पास एक और 50 लाख की प्रॉपर्टी रखी पड़ी है, एक लैंड है, लेकिन आपने उसको नोट नहीं कर रखा था। लेकिन आज जब नोट करोगे तो आपको ये लगेगा ना, यार मेरे को तो पता ही नहीं था इतनी प्रॉपर्टी और है, तो आपको इसका एक बेनिफिट नजर आएगा, है ना। तो वो हमारे लिए क्या है? बेनिफिट है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए क्या जर्नल एंट्री पास होगी? भाई ये भी हमारा प्रॉफिट है। भाई एसेट्स को नोट करने के लिए एसेट्स को आप डेबिट करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये 3 एंट्रीज मैंने आपको बता दी, किस चीज से रिलेटेड? ये हमारी हो गई एसेट से रिलेटेड। इसके अलावा अब मैं आपको लायबिलिटी से रिलेटेड 3 एंट्रीज बता देता हूं। लायबिलिटी से रिलेटेड जर्नल एंट्री मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सबसे पहले इंक्रीज इन लायबिलिटी, ध्यान से सुनना और समझना बेटा। अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, और जब वो बढ़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? बर्डन, बोझ, है ना। और हमारा बर्डन जब बढ़ेगा तो हमारे लिए अच्छी बात है, गलत है? गलत है, हमारे लिए लॉस है वो एक तरीके से, ठीक है। और लॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। यानी यहाँ की जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ की एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और टू में क्या चीज निकल के आ जाएगी? टू लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब उस लायबिलिटी का नाम आ जाएगा, क्रेडिटर्स है या फिर जो भी है उसका नाम। सेकेंड, डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर हमारी लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो भाई अगर लायबिलिटी हमारी घट रही है तो उसको तो हम करेंगे डेबिट, यानी कि लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। अच्छा, लायबिलिटी घटना हमारे लिए प्रॉफिट का पोर्शन होता है ना। हमारे लिए फायदा है कि हमारी लायबिलिटी गिर रही है, तो फायदे के लिए हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे फॉर प्रॉफिट। तो यहां पे आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक लास्ट करते हैं, क्या है? लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मैं लास्ट एंट्री आपको बताऊंगा।
अब इसके बाद जो अगली एंट्री है वो है अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो, यानी कि मान लो कोई बिल्स पेबल है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा हुआ था लेकिन अब किताबों में लिखना पड़ेगा, भाई पेमेंट तो उसकी भी करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो उस बीपी की जब हम एंट्री लिखेंगे तो क्या एंट्री उसकी हो जाएगी, उसकी एंट्री मैं आपको बता देता हूं, चलिए यहीं पे कर देते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, भाई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो ये हमारे लिए एक नुकसान है, हमें पता नहीं था लेकिन अब किसी को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अनरिकॉर्डेड का मतलब बढ़ रही है लायबिलिटी, बढ़ेगी तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और लॉस के लिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। इसके बाद करते हैं लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री में हम एक काम और करते हैं, क्या, ये एंट्री तो हमारी हो गई कंप्लीट। एक लास्ट एंट्री जो हम पास करते हैं ना उसको ब्लू कलर से पास करेंगे। अच्छा, लास्ट एंट्री पास करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो लास्ट एंट्री है किस चीज की, ठीक है। उसके बाद ये हमारी जर्नल एंट्रीज जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट की 100% कंप्लीट हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक इमेजिनरी अमाउंट हम हर जगह डाल देते हैं। जैसे हमारे एसेट्स जो थे, मैं मान के चल लेता हूँ कि पहले मेरे एसेट्स की कीमत थी 3 लाख रुपए, अब हो गई उसकी कीमत 3.5 लाख रुपए। तो भाई 3 लाख रुपए से तो पहले भी डेबिट था, अभी मुझे कितने से और करना पड़ेगा, अभी मुझे खाली 50,000 से डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे हम हमेशा डिफरेंस को लिखते हैं 50,000 एंड 50,000। नेक्स्ट, ठीक उसी तरीके से एसेट्स जो है उसकी वैल्यू घट गई। मैं मान लेता हूं मेरी फर्नीचर थी 2 लाख रुपए, लेकिन अभी उसकी कीमत लगाई गई तो 180 आ गई, यानी 20,000 का लॉस। वो 20,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 20,000 एंड 20,000। नेक्स्ट आता है हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एक व्हीकल था हमारे पास, या फिर कंप्यूटर मान लो, कंप्यूटर था एक हमारे पास जो कि हम राइट ऑफ कर चुके थे, लेकिन अब हम उसे किताबों में लिख रहे हैं। कंप्यूटर की कीमत कितनी थी, 20,000 रुपए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, 20,000 एंड 20,000, ठीक है। ठीक उसी तरीके से लायबिलिटी में आते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी। हमारे क्रेडिटर्स की कीमत थी हमारे हिसाब से 1.5 लाख रुपए, लेकिन अब हमें 170 की पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि 20,000, और यहाँ पे भी आ जाएगा 20,000। अब आ गया हमारा डिक्रीज इन लायबिलिटी। बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल को हमने क्या कर दिया था, हम पहले पेमेंट कर चुके थे लेकिन उसको हम काटना भूल गए थे। एग्जाम्पल में बता रहा हूं सिर्फ आपको, ठीक है। यानी कि अब हमें बीपी की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। भाई पहले थे 1 लाख रुपए के, लेकिन अब हमें खाली 70,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। 30,000 का बेनिफिट है, तो 30,000 की हम एंट्री यहाँ पे पास कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई हमारी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, हम इसकी कीमत मान लेते हैं कितनी, 10,000 एंड 10,000, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको बता देता हूं, 2 लास्ट एंट्रीज पास करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। जर्नल एंट्री को खत्म करेंगे, अकाउंट स्टिल अभी हमें करना है, ठीक है ना। कैसे, मैं ये मान लेता हूं कि भाई जब हमने इंजीनियर्स को बुलाया था एसेट्स की कीमत लगाने के लिए, तो उनको भी तो हमें कुछ फीस, सैलरी वगैरह कुछ देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ती है, नॉर्मली हमें कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, रिफ्रेशमेंट, दुनिया भर की चीजें, तो हम उसको भी मान के चलते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंडिचर्स। तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंडिचर हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए खर्चा है। तो खर्चे के लिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू में हम क्या चीज लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये हमारे लिए एक खर्चा है, टू बदले में हमारी पॉकेट से जाएगा कैश। ये कैश भी हो सकता है, और सेकंड थिंग हो सकता है कि किसी पार्टनर ने जिम्मेदारी ले ली हो और वो ये कहते हैं कि इसकी पेमेंट मैं कर दूंगा। तो बेटा याद रखना, अगर कैश दे दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर किसी पार्टनर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि भाई इसकी पेमेंट मैं कर दूंगा, तो हम वहां उस कंडीशन में क्या एंट्री पास करेंगे, हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को अपना क्रेडिटर बना लेंगे। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होती है जिसको हमें पैसा देना होता है, तो वो पार्टनर हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि वो पैसा अब हमें किसको पे करना पड़ेगा, पार्टनर को पे करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार उसकी खर्चे की एंट्री पास कर देता हूँ और कैश की एंट्री में पास कर देता हूँ, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने इसकी हेडिंग नहीं लिखी है, ठीक है, याद रखना, 20,000 रुपए और 20,000 रुपए,
ठीक है ना, 20,000 रुपए का रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और 2 कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये कौन सा खर्चा है जो कि हमें रिवैल्यूएशन के काम के लिए पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो लास्ट चीज आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक लास्ट एंट्री होती है, बच्चे कई बार उसे पास नहीं करते हैं। बेटा अभी अकाउंट खत्म नहीं हुआ है, अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना है। सर वो कैसे निकलेगा, बड़ा ही आसान है। आप क्या करो, सारे डेबिट को पकड़ो सबसे पहले, रिवैल्यूएशन के डेबिट को। भाई यहाँ पे है नहीं, एक डेबिट ये रहा 20,000, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाँ एक ही रहा 20,000, यहाँ पे आ जाओ रिवैल्यूएशन डेबिट 20,000, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ 10,000। मैंने सारे डेबिट पकड़ लिए, कितने हो गए काउंट करो, 20, 40, 60, 70, यानी कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो 70,000 से डेबिट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी तो हमें कोई नीड नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है 70,000 रुपए से। अभी मैं खाली से रफली नोट कर रहा हूं। अब हम पकड़ते हैं किसको, क्रेडिट वाले को। भाई 50, इसके बाद अच्छा इधर तो है नहीं ना, अच्छा है यहाँ पे 50, 60, 70, 70 के बाद 70 और 30, 1 लाख रुपए, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है कितने से, 1 लाख रुपए से। अब ध्यान से सुनना भाई, डेबिट है 70 से, क्रेडिट है 1 लाख रुपए से, अभी भी 30,000 रुपए से क्रेडिट है। नेट इफेक्ट अगर मैं इसका निकालूं, अगर इसका मैं नेट इफेक्ट निकालूंगा तो नेट इफेक्ट क्या निकल के आएगा कि 30,000 से अभी भी एक्सेस क्रेडिट है, एक्सेस क्रेडिट है 30,000 रुपए से, 30,000 से स्टिल क्रेडिट है। तो भाई ये जो क्रेडिट है ये कुछ और नहीं, ये हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे भाई, इसका नेचर क्या है, क्रेडिट है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, इसको हम कर देंगे डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 में कौन आ जाएगा, 2 आ जाएंगे पार्टनर्स। किस रेशियो में आ जाएंगे, उनका जो भी उनका ओल्ड रेशियो होएगा उस रेशियो में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें अभी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, सिर्फ जर्नल एंट्रीज थी और कुछ नहीं, मैंने आपको समझाया था। 5 मिनट का और वेट करो, इससे रिलेटेड मैं आपको अकाउंट और बता देता हूं। बेटा यहाँ वाली जो एंट्री थी उसको मैंने फिलहाल यहाँ पे लिख दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट नेचर का था, एक्सेस 30,000 से, और पार्टनर्स के अकाउंट में मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट को मैंने पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अभी हम यहाँ पे बना देते हैं अकाउंट। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। से रिवैल्यूएशन अकाउंट आप इसी तरीके से समझ के चलना, ये एक हमारा कौन सा अकाउंट है सर, ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। हाँ जी, और इसको हम क्या करेंगे सर, डेबिट कर देंगे इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इंक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स बढ़ेगा तो बिल्कुल यहां पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, या फिर एक काम करो, ये सारे काम आप ही करना। ठीक है, मैं इसको यहीं पे एज इट इज छोड़ देता हूं, मैं खाली यहां पे हेडिंग डाल देता हूं। यहां पे आ जाएगा क्या, इंक्रीज इन एसेट्स, ऐसे नहीं ऐसे, इंक्रीज एसेट्स। ठीक है, और ये आ जाएगा डिक्रीज एसेट्स, यहां पे आ जाएगा इंक्रीज, इंक्रीज नहीं अनरिकॉर्डेड आ जाएगा, डिक्रीज लायबिलिटी, और यहां पे आ जाएगा इंक्रीज लायबिलिटी। यहां पे आ जाएगा हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यहां पे आ जाएगी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा यहां पे आ जाएगा एक्सपेंस ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल, ये एक हमारा लास्ट पोर्शन होगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, यहां पे आ जाएगा लॉस डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ट्रांसफर हम कर देंगे। ठीक है ना, अच्छा कैसे कैसे होगा मैं बता देता हूं बेटा। कोई भी इंक्रीज इन एसेट्स है यहां पे आ जाएगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी यहां पे आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सिंपल। इसके बाद हमारा लास्ट पोर्शन क्या बचेगा, हाँ एक्सपेंस ऑफ रिवैल्यूएशन। मैंने यहां पे लिखा है ना एक्सपेंस ऑफ रिवैल्यूएशन का आ गया 20,000 का, ये 20,000 रुपए कहां पे आ जाएगा, वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक लास्ट चीज मैं आपको और समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना कि हमारा प्रॉफिट साइड अगर ये साइड ज्यादा आती है तो उसका टोटल हम यहां पे लिखते हैं, वो चीज सीधे यहां पे जाती है और ये सारे खर्चे हम माइनस करते हैं। भाई हमारा प्रॉफिट जो है वो एक्सेस है हमारे एक्सपेंसेस से, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। ये आ गया प्रॉफिट।
इसे लिख सकते हो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर हमारे खर्चे एक्सीड कर जाए हमारे इनकम को, है ना, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, लॉस, और उसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, पार्टनर सी। अच्छा, अब इसको आप शॉर्ट में कर भी सकते हो, जैसे इंक्रीज इन एसेट्स मैंने लिखा है, वहां पे कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। अब सेकंड मैंने लिखा है डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या है, अच्छा चलो लाइन से करते हैं, इसको खत्म करते हैं। डिक्रीज इन एसेट्स 20, डिक्रीज इन एसेट्स आ जाएगा 20,000 यहां पे। ये कहता है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ जाएगा यहां पे, कितना है, 20,000 दे रखा है। नेक्स्ट हमें क्या चीज दे रखी है, अच्छा अनरिकॉर्डेड हो गया, ये आ गया रिवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 20,000 यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट इसको अभी छोड़ते हैं, ये तो आंसर हमारा अपने आप निकल के आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी हमें ये दे रखा है कितना, 20,000 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन लायबिलिटी 30,000, ये यहां पे आ जाएगा निकल के। नेक्स्ट आता है हमारा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाएगा 10,000 का यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, अकाउंट्स को हमें क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए टोटल कितना है, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि 1 लाख इधर आ जाएगा। इधर का कितना आ रहा है, 70, 20, 40, 60, 70, भाई 1 लाख एज इट इज आ जाएगा। 1 लाख में से 70 माइनस हो जाएगा, 30,000 का हमारा आ गया प्रॉफिट। अब चाहे आप अकाउंट बनाओ और चाहे आप जर्नल एंट्री पास करो, उम्मीद करता हूं आपको दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना और एक फुल फ्लैज क्वेश्चन की देखना, बाकी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं सारी लाइन से डालता रहूं, प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। हाँ, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, वो समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारी चीजें एक बार में समझ में, 2 से 3 बार भी देखनी पड़ती है, स्टिल मुझे भी देखनी पड़ती है जब मैं अपनी क्लासेस करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। नहीं, नेक्स्ट क्लास में अभी हम मिलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।